विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं 904 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शल्य संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। तो देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमने बताया है आपको शल्य प्रबंध यानी कि विद्यालय प्रबंध क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे और इसको याद भी रखेंगे। विद्यालय प्रबंध का अर्थ जो समझाना है, देखिए इन दोनों में क्या है कि आपको अगर ज़्यादा लिखना है, अगर क्वेश्चन जैसे 4 मार्क्स का आता है तो आपको इस तरह का लिखना है, 4 से 5 मार्क्स का। ठीक है, अगर 1 नंबर का आता है, केवल आपसे पूछता है अर्थ, तो केवल आपको एक लाइन में ही विद्यालय प्रबंध से तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को संचालन के लिए प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, शिक्षार्थी एवं अन्य कर्मचारीगण मिलजुल कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। बस इतना लिख दोगे तो ये आपका जो है 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कैरी कर देगा। लेकिन जब आपसे पूरा 5 नंबर या 4 नंबर का पूछेगा तो ये पूरा लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। ये चीज़ इसमें आपको गाइड कर दिया मैंने, अब आपको समझ में आ गया। अब आते हैं, आप जो है समय समय पे स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आंसर आपको चाहिए वो लेते रहना। इसके बाद जो दूसरा तीसरा प्रश्न जो बनता है, इसमें विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, आवश्यकता का वर्णन करना है, तो आवश्यकता क्या है ये आपको बताना है। आवश्यकता मैंने लिखा हुआ है, आंसर्स आपने रिक्वेस्ट करी थी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं भी सारे आंसर्स ही प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। नेतृत्व क्या है, कभी कभी पूछता है नेतृत्व क्या है, तो नेतृत्व की परिभाषा, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नेतृत्व की अवधारणा क्या है ये भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आंसर आराम से नोट कर लीजिएगा। नेतृत्व की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो नेतृत्व की जितनी विशेषताएं हैं उनको आप लिख दोगे। तो इस तरह से ये सारी विशेषताएं हैं, लाइन वाइज लिखी गई हैं, इनको आप पढ़ लेना। और भी विशेषताएं हैं यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो नेतृत्व की सारी विशेषताएं हैं। अगर आपसे 5 नंबर का भी पूछता है तो आप केवल ये पॉइंट लिख दोगे तो भी आपको आंसर में नंबर मिल जाएंगे। डिस्क्राइब करोगे तो आपको 5 पॉइंट 6 पॉइंट कम से कम डिस्क्राइब करने होंगे। ठीक है, तो देख लो, आपका नेतृत्व की विशेषता है 7 तो यहाँ पर है, और 8 से लेकर 16 तक की यहाँ तक है। इसके बाद में विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु प्रधानाचार्य में किन गुणों का विकास करना चाहिए, प्रधानाचार्य के अंदर किन गुणों का विकास होना चाहिए गुणवत्ता लाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आपके सामने है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रत्यक्षीकरण सीखना किसे कहते हैं, तो इसको भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, प्रत्यक्षीकरण सीखना किसे कहते हैं। इसके बाद जो है अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण क्या है ये आपको समझाना है। इसके बाद में प्रतिभा ज्ञान का स्मृति में क्या स्थान है ये आपको समझाना है। आंसर सभी के मिल रहे हैं आपको, आंसर ध्यान से पढ़ना है आपको, याद भी करना है। पूर्ण विधि एवं आंशिक विधि में अंतर बताइए। इसके बाद में विस्मरण के दमन का सिद्धांत समझाइए। इसके बाद है आपका विस्फोरण को दूर करने के उपचार जो है क्या हो सकते हैं। देखिए, दमन का सिद्धांत क्या है और उपचार क्या है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पॉइंट वाइज जो बताई गई हैं इनको पॉइंट वाइज जहाँ पे डिस्क्राइब करना है मैं बता दूंगा क्या डिस्क्राइब करना है। सृजनशील सीखने से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। ये 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं थोड़े छोटे क्वेश्चंस, फिर बड़े क्वेश्चंस देखेंगे। प्रबंध की एक छवि होनी चाहिए, तो कैसी छवि होनी चाहिए, एमसीक्यू या फिलिप्स या 1 मार्क्स में बनता है ये, तो मेल जोल एवं भागीदारी की होनी चाहिए। और विद्यालय प्रशासन का तत्व जो है नियोजन माना जाता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपके। राष्ट्र का निर्माण जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य जो है नियोजन है। और पुस्तकालय से छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास होता है। प्रधानाचार्य के कक्ष समीप होना चाहिए, किसके, कार्यालय के समीप होना चाहिए। विद्यालय में मूत्रालय और शौचालय होना चाहिए, तो कहाँ पे होना चाहिए, प्रयोगशाला के पास होना चाहिए। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट एनसीईआरटी का नाम जो है आपको बताना है। इसका नाम तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। इसके बाद में फिलिप्स में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः खाली स्थान से है, तो यहाँ पर शिक्षा आ जाएगा आपका। इसके बाद में करिक्यूलम, यानी करिक्यूलम जो शब्द है जिसको हम करिक्यूलम बोलते हैं, वो शब्द की उत्पत्ति किस शब्दों से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, और उसको क्यूरेरे बोलते हैं। यहाँ पे सी बना देना, क्यूरेरे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी में लिखना है ना क्यूरेरे। ठीक है, लैटिन शब्द के क्यूरेरे से उत्पन्न हुआ है ये। और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो है क्रिया, रुचि एवं नियोजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद में साहित्यिक प्राण पाण सहगामी क्रिया जो है आपको बतानी है क्या है ये, तो ये वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं हैं। ठीक है, सहगाम साहित्यिक पाण सहगामी क्रियाएं।
इसके बाद में है शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये कथन जो है नेहरू जी का है। और अग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। एमसीक्यू बनता है। महानगर पालिका प्रमुख को कहते हैं तो उनको हम मेयर कहते हैं। और राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना जो है 1973 में हुई थी। और इसमें भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना कितने स्तर की है, तो त्रिस्तरीय संरचना है इसकी। राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश की स्थापना जो है 1967 में की गई थी। भारत में स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रशासन के बारे में लिखना है तो इसमें स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रशासन में पहला है महानगर पालिका, ठीक है, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर आते हैं। फिर नगर पालिका है जिसमें प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं। और फिर जिला परिषद है जिसमें आपके अध्यक्ष आते हैं। और ग्राम पंचायतें हैं जिसमें सरपंच या सचिव आते हैं, ठीक है। तो ये 4 होते हैं और इनको डिस्क्राइब करना, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको। इसके बाद में है प्रधानाध्यापक की प्रशासनिक व शिक्षा संबंधी दायित्व बताने हैं। तो प्रशासनिक और शिक्षा संबंधी दायित्व में 6 पॉइंट आते हैं। इन छोटे 6 पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना है। बड़े क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे और छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो केवल नाम लिख देना है। प्रशासनिक भूमिका एवं दायित्व पहला जो है पॉइंट आप लिखोगे। दूसरा जो है शिक्षण व्यवस्था से संबंधित दायित्व, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां, ये सारे पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करेंगे। जहां जहां डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है मैं दे दूंगा, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य बताने हैं तो इसके 3 जो आपके 4 कार्य जो है इनको आपको बता देना है, ठीक है। तो ये 4 कार्य ध्यान रखने हैं। और शाला की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक जो है इनके बारे में पूछा जाता है तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा, सभी कारकों को, ठीक है। इन सारे कारकों को डिस्क्राइब करना होगा। सीखना की परिभाषा जो है आप दे सकते हैं आसानी से, छोटी सी परिभाषा है। शाब्दिक सीखना क्या है, इसकी परिभाषा थोड़ी सी हटके है तो इसको आप जो है इस तरह से देंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका जिसमें आपसे सीखने के सिद्धांत से क्या समझते हैं वो आपको बता देना है। यहाँ पे आंसर लिखा गया। अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। स्मृति क्या है पूछता है, धारणा से क्या तात्पर्य है। दीर्घकालिक स्मृति और तार्किक स्मृति किसे कहते हैं, इन दोनों को आपको समझना होगा, अलग अलग होते हैं। उसके बाद में विस्मृति किसे कहते हैं, पिछले जैसे मैंने बताया था 901 से लेकर के आपके 905 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली जो है ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सेम रहते हैं। तो समान क्वेश्चन होने की वजह से आपको क्या है, नोट्स जब पढ़ते हो तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो 901 से लेके 905 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स जब पढ़ते हो तो थोड़ा सा जब आप उनके नोट्स पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हो तो जो आपके अगले पेपर में आने वाले होते हैं उनको भी ध्यान से पढ़ा करें। प्रेरणा किसे कहते हैं ये आपको बताना है, यहाँ पे आंसर ले दिया गया है। इसके बाद में आपका एक सामान्य व्यक्ति अपने द्वारा कहे गए और किए गए कार्य की जानकारी कितना याद रख सकता है, तो वो लगभग मात्र 90% के आसपास रख सकता है सामान्य व्यक्ति। हम संप्रेषण प्रक्रिया क्यों करते हैं, तो हमारा जो है सभी चीज़ों के लिए संप्रेषण प्रक्रिया करते हैं। परिवेश के अंतर्क्रिया के लिए, विचारों के निर्माण के लिए, शिक्षक की बात विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए, तो उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद में अनुकूल अधिगम परिवेश कब होगा, तो यहाँ पे भी उपरोक्त सभी जो है आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है इसमें एक अच्छे कक्षा प्रबंध में क्या नहीं होना चाहिए, तो कक्षा व्यवस्था में बार बार परिवर्तन जो है नहीं होना चाहिए। इसके बाद में है एक अच्छी गतिविधि की विशेषता जो है आपके दोनों अ और ब दोनों सही हैं। इसके बाद में आपका अध्यापन का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, अभिवृत्तियों के विकास के लिए किया जाता है। इसके बाद है आपका किसी शाला का प्रबंध क्या नहीं करता, तो सभी कार्यों को स्वयं करने की जिम्मेदारी जो है वो नहीं लेता। उसके बाद में बहुस्तरीय शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उपरोक्त सारी बातें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है विद्यालय की सुधार प्रक्रिया में कौन से सांस्कृतिक जो हैं यहाँ पे मापदंड उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे पदंड है ना, इसको मापदंड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सहभागियों में तुलना जो है नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में जो है शिक्षा है, ये शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है, ये नाता नहीं है, जाता है। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया गया था, तो उपरोक्त सभी को स्थान दिया गया था। इसके बाद में विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार से कौन से संगठन संबंध है, तो उपरोक्त सभी जो है ये सारे के संगठन जो है आपके भारत सरकार से संबंधित हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना जो है 1991 में की गई थी। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व जो है प्रबंध समिति
से अच्छे संबंध कायम करना होता है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें पूछा गया, शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने जो है शिक्षक की जवाबदेही पर बल दिया था। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें टैगोर के अनुसार शिक्षण की परिभाषा आपको लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ आपको बताना है, मैंने बता दिया है। परिकल्पना क्या क्या अर्थ है, ये भी मैंने बता दिया है। प्रभावशीलता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, प्रबंध संगठन और जो है आपका इसके इसके बारे में, जो प्रभावशीलता है, विद्यालय की प्रभावशीलता के बारे में पूछता है, उसका मैं डिटेल में आंसर दे दूंगा। बाकी आप यहाँ पे प्रबंध संगठन और प्रशासन समन्वय का स्वरूप जो है प्रभावशीलता दर्शाता है किसी भी आपके क्षेत्र में। उसके बाद में मानक का अर्थ होता है, मानक का मतलब होता है मापदंड। उसके बाद में आकलन का अर्थ जो होता है किसी कार्य की सटीक जानकारी, और आकलन की परिभाषा भी मैं पहले बता चुका हूँ नोट्स में, तो उनके हिसाब से ये एमसीक्यूज जो बनते हैं उन्हीं के हिसाब से वन वर्ड बनेंगे, उन्हीं के आंसर्स हैं। संप्रेषण द्वारा तथ्यों को जो बनाया जाता है, कितना बनाया जाता है? सामान्य बनाया जाता है। संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, आपको पता ही है, एक आपका जो है औपचारिक और एक अनौपचारिक। संप्रेषण की भौतिक बाधा जो है वो शोर है, दूरी है और अदृश्यता है। भौतिक बाधाएं हैं, शोर होगा तो संप्रेषण में दिक्कत आती है, दूरी होगी तो संप्रेषण में दिक्कत आती है, और अदृश्यता तो है ही दिक्कत। मौखिक संप्रेषण जो है दो प्रकार के होते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण जो है कौन कौन से होते हैं? ध्वनि और आपके दृष्टि और स्पर्श, ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण है ये। इसके बाद में अध्यापक शिक्षा परिषद जो है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 14 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है इसको। खाली स्थान द्वारा तथ्यों को सामान्य बनाया जाता है, तो अभी अभी हमने देखा संप्रेषण के द्वारा। और पुस्तकालय जो है विद्यालय का हृदय कहलाता है। इसके बाद में शाला की प्रभावशीलता का अर्थ जो है आपको बताना है, तो इसका अर्थ होता है विद्यालय का प्रभाव। शाला का प्रभाव मतलब, शाला मतलब विद्यालय होता है। इसके बाद में समावेशन का अर्थ लिखना है, तो किसी व्यवस्था का अंग होना या समाविष्ट होना जो है समावेशन कहलाता है। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, ये कथन किसने कहा था? ये कैलपिट्रिक ने कहा था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना जो है 1957 में की गई थी। निर्देशन क्या है? तो व्यक्तिक सहायता होती है, ठीक है, निर्देशन, और इसकी डेफिनेशन भी आगे बताऊंगा मैं। और इसके बाद में आपको ऊपर ही बताया है मैंने नेतृत्व के बारे में, और इसके बाद में निर्देशन भी बताऊंगा। व्यक्तित्व मापने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो प्रक्षेपण विधि जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, प्रक्षेपण विधि। और उसके बाद में है आपका खाली स्थान। तो खाली स्थान में वर्ष भर के कार्यक्रम की रूपरेखा होती है, तो शाला कैलेंडर में होती है, या विद्यालय कैलेंडर लिख सकते हैं आप। नवोदय विद्यालय का संचालन कौन करता है? तो स्थानीय सरकार करती है। एक शिक्षण प्रतिमान खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो शिक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। विद्यालय की प्रतिभाशीलता की विशेषताएं हैं, तो आपको व्यापक क्षेत्र होता है, सर्वोत्तम प्रबंध होता है, सर्वोत्तम संगठन होता है, संवेद विकास करता है, सार्थक परिणाम देता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। तो ये सारी की सारी प्रभावशीलता की विशेषताएं हैं जो बड़े क्वेश्चनों में पूछा जाता है 4 से 5 नंबर में। समावेशी शिक्षा पर आपको निबंध लिख देना है, तो ये आप तो आसानी से अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा में विविध मूल्यांकन की विधियों का वर्णन करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। जहां तक है मैं आपको बता दूंगा कि केवल पॉइंट जो है ये होंगे, मौखिक परीक्षण, ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि, कहानी कहकर बताना, बोलकर बताना, वर्णन करना, अवलोकन करना, लिखित परीक्षण, ये सारी विधियां जो है इसमें मूल्यांकन विधियों में आती हैं। शाला की प्रभावशीलता का आकलन जो है शाला की प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, शाला की वित्तीय व्यवस्था, भौतिक संसाधन, शाला की शैक्षिक व्यवस्था और शाला छात्रावास के द्वारा किया जा सकता है प्रभावशीलता का आकलन। उसके बाद में समाज के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तरदायी किस पर होता है? तो सारा का सारा शिक्षक के ऊपर होता है। किस कारण छात्र शिक्षक का अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं? तो पूर्ण बल के कारण। इसके बाद में पूर्ण बल छात्रों को कब प्रभावित करता है? शिक्षक की भूमिका प्रभावी होने पर जो है प्रभावित करता है। और एक शिक्षक का विश्वसनीय होना क्यों आवश्यक है? छात्रों से बेहतर संवाद करने के लिए जो है उसको विश्वसनीय होना आवश्यक है। इसके बाद में है आपका परामर्शदाता के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हमने जो गुण लिखे हैं 6, ये गुण आपको याद रखने हैं, परामर्शदाता के होते हैं, तो इनको याद रखना अच्छी तरीके से। अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता है तो इसको डिस्क्राइब कर देना, ठीक है, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। उसके बाद में है आपका एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो एक समाज सुधारक के रूप में आपका व्यवहार होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन बड़ा आता है तो आप इसको थोड़ा सा लंबा खींच के बना सकते हैं 2 लाइनों का। एक शिक्षक के
एक शिक्षक में नेतृत्व की शक्ति का होना क्यों आवश्यक है, तो उसका भी रीजन हमने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु जो है छात्रों का विश्वास होता है। इसके बाद में किसी शिक्षक की कौन सी क्षमता छात्रों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, तो कक्षा के प्रबंधन की क्षमता जो है अगर उसके अंदर है तो वो अनुशासन बना सकता है। यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और किसी छात्र ने आपको आपकी गलती पकड़ ली है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो अपनी गलती को स्वीकार करके उसमें सुधार करना आवश्यक है। उसके बाद में शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं, तो समानता का गुण जो है ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। छात्रों के लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए, तो लिखित कार्य पूरा होने के बाद में। अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण जो है शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव होता है। छात्रावास में छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षित रहनी चाहिए, तो योग के द्वारा, डॉक्टर और स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा। उसके बाद में है संस्कृति में शामिल होते हैं, तो शाला के विचार जो है संस्कृति में शामिल होते हैं। और स्थानीय संस्थाएं कितने स्तरों पर कार्य करती हैं, तो ये 7 स्तरों पर कार्य करती हैं। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो शिक्षा सचिव होता है राज्य के हिसाब से। और विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का संगठन जो है सीबीएसई नई दिल्ली है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में फिलअप्स पे आ जाते हैं। अभी और बहुत क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया समाज में जो है संभव है, तो यहाँ पे शिक्षा आ जाएगा। शिक्षा और समाज, ठीक है, घनिष्ठ संबंध है, ये कई बार मैंने आपको बताया है। शिक्षा का सामान्य कार्य जो है व्यक्तित्व का विकास करना है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद में आर्य समाज के संस्थापक जो आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद दयानंद है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1 मई 1897 में की गई थी, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। इसके बाद जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना के बारे में आपको बताना है। और भारतीय शिक्षा में असमानता निवारण के क्या उपाय हैं, सब हम बात करेंगे नीचे। सर्व शिक्षा अभियान पे निबंध लिखिए, ये भी हम बात करेंगे। कोठारी मिशन ने स्त्री शिक्षा के विषय में दिए महत्वपूर्ण सुझाव जो उनको लिखने हैं, तो उन्होंने जो है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों के लिए जो है अपने अपने अलग सुझाव दिए थे। इसमें पृथक विद्यालय, मुक्त पुस्तकें और गणवेशन इत्यादि। गणवेशन मतलब आपका ड्रेस होता है। माध्यमिक में महिला अध्यापक का और छात्रावास होना आवश्यक है। और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, यातायात साधन और गृह विज्ञान वगैरह इन्होंने इंक्लूड कराया कोठारी ने स्त्री शिक्षा के विषय में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास की उपयोगिता क्या है, ये आपको बताना है। शिक्षा के प्रकार बताइए, तो औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक होता है। बालिका शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उनको थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना आप। शिक्षा एवं शाला विकास के से संबंधित मुद्दे जो है कौन सा हो सकता है, तो वित्त होता है, शाला भवन आता है आपका, विद्यालय संसाधन की कमी, कंप्यूटर शिक्षा, अनुशासनहीनता और योग्य शिक्षकों की कमी, ये सारे के सारे शिक्षा एवं शाला विकास के संबंधित मुद्दे हैं। इसके बाद में शिक्षक शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो इस शिक्षोत्तीर्ण से हुआ है। उसके बाद में आपका कम्युनिटी का अर्थ जो है एक साथ रहना होता है, कम्युनिटी। उसके बाद में स्कोला शब्द जो है रूसी भाषा का है और स्कोल शब्द जो है स्वीडन भाषा का है, ध्यान रखना थोड़ा सा डिफरेंस। और एनओएस जो है पूर्व डिग्री पूर्व स्तर तक माध्यम, ठीक है, एनओएस होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पर है आईसीएसई बोर्ड की विशेषता जो है क्या है, परीक्षा संचालन का ये खुद कार्य करता है, ठीक है। ये आईसीएसई बोर्ड जो है ये बड़े बड़े सिटीज़ में है। प्रधानाध्यापक का कार्य जो आपको बताना है, नियोजन है, शिक्षण के कार्य है, अनुशासन की स्थापना है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है। और शिक्षक का प्राथमिक रोल जो है नेतृत्व है और पक्षपात रहित व्यवहार करना है। उसके अलावा जो शिक्षक का कार्य जो है क्या है, वो प्राथमिक भी है, अनौपचारिक भी है और व्यावसायिक भी है। इसके बाद में है आपका राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है। आप इनको जब आपसे क्वेश्चन छोटा पूछेगा तो केवल नाम लिखना है, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चंस पूछता है 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, तो इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है आपको। भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति संबंधी उद्देश्य हैं, समाज के संबंधी उद्देश्य हैं और राष्ट्र के संबंधी भी उद्देश्य हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है। राज्य शिक्षा केंद्र के उद्देश्य जो है योजना का निर्माण करना, बजट निर्माण करना, शैक्षिक प्रबंध और वित्तीय प्रबंध, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के उद्देश्यों में। और समुदाय से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद में समुदाय की विशेषताएं क्या हो सकती हैं ये आपको बताना है, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी आपको बताना है, आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। और आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की।
अब यहाँ पे देखते हैं हम, विद्यालय का संगठन शैक्षिक सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। यह कथन या परिभाषा किसकी है? तो ये एल एल्सब्रल की है। तो ध्यान रखना है आपको नाम और ये क्वेश्चन, अभी आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर निजी स्कूलों को कभी कभी स्कूल के बजाय संस्थानों के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो देखिए, कहाँ पर पूछा है, मतलब कहाँ पर, किस जगह पर निजी स्कूल को कभी कभी स्कूल के बजाय संस्थान बोला जाता है, ठीक है। तो ये जापान में बोला जाता है। किसके बिना विद्यालय में दिशा का अभाव होता है? तो किसके बिना होता है? दृष्टि के बिना दिशा का अभाव होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन के उद्देश्य को कौन संदर्भित करता है? तो एक संगठन के उद्देश्य को मिशन जो है संदर्भित करता है। उद्देश्य कैसी गतिविधि के अंतिम परिणाम है? तो नियोजित गतिविधि के उद्देश्य जो है अंतिम परिणाम होते हैं। नियोजन मतलब जो है हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग कहते हैं जिसको। और इसके बाद में है, विद्यालय संगठन के महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो ऑप्शन में है इसमें छात्र आएगा। इसके बाद में, वास्तविक व्यवहार की वास्तविकताओं का सामना करते हुए मूल्यों को बनाए रखने में किसकी भूमिका निभानी होती है? तो एक रेफरी की भूमिका निभानी होती है। ऑप्शन के हिसाब से घ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में, अनुशासन, सम्मान, आज्ञाकारिता, समय की पाबंदी और दृढ़ संकल्प जैसे मूल्यों को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सारा का सारा जिम्मेदार विद्यालय का है, जिम्मेवारी विद्यालय की है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, विद्यालय का महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय का महत्व जो है आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, विद्यालय के महत्व में संरचनात्मक विकास करता है ये, ठीक है। उच्च शिक्षा की तैयारी करवाता है, रोजगार के लिए तैयार करता है, सामाजिक गुणों का विकास करता है और सामाजिक परिवर्तन लाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बड़े क्वेश्चनों में आता है ये, 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसलिए इसको ढंग से याद करना है आपको और इसके बारे में जो है डिटेल में लिख देनी है। विद्यालय के उद्देश्यों का वर्णन करिए। तो विद्यालय के क्या उद्देश्य होते हैं ये पूछा जाता है। विद्यालय का महत्व और उद्देश्य, ध्यान रखना है कि यही क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो कि महत्व पूछ रहा है या उद्देश्य पूछ रहा है। तो उद्देश्य जो है यहाँ पे 8 लिखे हैं, ये 8 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इनको आप लिख दोगे। और अगर आपको ये भी बड़े क्वेश्चन में आता है 4 से 5 नंबर में, तो इनको भी एक एक दो दो लाइनों में डिस्क्राइब करना जरूरी है, नहीं तो अन्यथा नंबर जो है कम मिलेंगे आपको, केवल पॉइंट के नंबर मिलेंगे। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य जो है, क्या करती है विद्यालय समिति, वो कार्य आपको बताने हैं। मैंने यहाँ पॉइंट वाइज जो है सारे कार्य को दे दिया है, तो इन सारे पॉइंट आपको डिस्क्राइब नहीं करना है कुछ भी, केवल पॉइंट लिख देने हैं, तो आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा आंसर आपका विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए जाने कार्य जो है वो आपको बताने थे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर यहाँ पे। इसके बाद में, निम्न को समझाइए, जिसमें आपसे संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची पूछ सकता है। तो ये तीनों के बारे में एक एक लाइन में मैंने लिख दिया है, तो इनको थोड़ा सा समझ लेना। इसके बाद में, केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी क्षेत्र अधिकार या दायित्व पूछता है केंद्र सरकार के, तो आपको पॉइंट वाइज लिख देने हैं, ये पहला पॉइंट है। इसके बाद जो है आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं, ठीक है। 12 तक ये सारे पॉइंट है, इनको पॉइंटों को आप लिखने हैं। अगर आपसे ज़्यादा याद नहीं होते तो आप कम भी लिख सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप सारे के सारे पॉइंट लिखें। इसके बाद है आपका, राज्य सरकार का शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं आकर के यहाँ पे महत्व हो जाएगा, महत्व स्पष्ट कीजिए। राज्य सरकार का शिक्षा के संदर्भ में महत्व स्पष्ट कीजिए। तो राज्य सरकार के शिक्षा के संबंध में जो महत्व हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट में आपको बस लिख देना है, तो आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका। अब यहाँ पे आते हैं हम, राज्य सरकार मुख्यतः किन दायित्वों का निर्वाह करती है? तो राज्य सरकार के क्या क्या दायित्व हो सकते हैं, वो दायित्व यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सारे के सारे दायित्व आप पढ़ेंगे। अच्छा, समुदाय के शैक्षिक कार्य को वर्णन करना है आपको। समुदाय के शैक्षिक कार्य मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, चौथा कार्य, पांचवा कार्य, इस तरह से, और छठा कार्य, ठीक है। सभी के बीच में डैश डैश जहाँ लगाए पॉइंट है, हेडलाइंस है। इसके बाद में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य पूछता है। तो यहाँ पे 4-5 उद्देश्य जो हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, इन्हीं को आपको लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 4 नंबर का, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर 8 कार्य हैं, इसमें से भी अगर 4-5 तो आपको लिखने ही, अगर 5 नंबर का आता है, और 4 लिखने कम से कम 4 नंबर के, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में, डाइट के कितने विभाग हैं? तो डाइट के विभाग आपको ध्यान रखने हैं, ये 7 विभाग होते हैं, ठीक है।
इनके शॉर्ट नेम भी लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट नेम से जानते हो, वैकेंसी निकलती है तो आप लोग भरते हो, तो ये सारे शॉर्ट नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पूछा गया, विद्यालय अभिलेख के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो सामान्य अभिलेख होते हैं। इसमें भी सामान्य अभिलेखों में भी जो है कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन की जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। चाहे तो आप क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आप याद नहीं कर पाएंगे उनको छोड़ देना। प्रशासनिक अभिलेख दूसरा जो टाइप है, तीसरा है वित्तीय अभिलेख, चौथा है कार्यालय अभिलेख और पांचवा है अन्य अभिलेख। तो ये सारे के सारे जो है आपके विद्यालय अभिलेख के प्रकार हैं, ध्यान रखना है। तो आपको 5 अभिलेख होते हैं और इन सभी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अगर आपसे पूछता भी है तो आपको केवल इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। विद्यालय पुस्तक के उद्देश्य क्या हैं, तो विद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य जो हैं आपके सामने लिखे गए हैं, ये सारे के सारे विद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य हैं। इनको आप देख सकते हैं और आराम से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है आपको समझाना है। उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं वो भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे उद्देश्य हैं लिखे हुए हैं। नवोदय विद्यालय क्या है, इससे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये नवोदय विद्यालय के बारे में हमने लिख दिया है। केंद्रीय विद्यालय क्या है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय के उद्देश्य बताने हैं और नवोदय विद्यालय की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग हैं, तो उद्देश्य यहाँ पे लिखे गए हैं और विशेषताएं जो है नीचे ये पॉइंट है, ये दिए हैं विशेषताएं। विशेषताओं में कुछ नहीं करना है, यही विशेषता है, यही उद्देश्य है। ये अभी जो आंसर्स देख रहे हैं ये कंप्लीट आंसर्स हैं। सैनिक स्कूल क्या है उसके बारे में आपको जानना आवश्यक है, पूछ लेता है। सैनिक स्कूल की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो ये 4 विशेषताएं हैं, 4 मार्क्स में भी ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 2 और भी विशेषताएं हैं, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है जिसमें कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं, कॉमन स्कूल, ठीक है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हैं, तो आप ये 8 पॉइंट तो यहाँ तक तो देख ही रहे हैं। इसके बाद जो है आपका 9 और 10वां पॉइंट यहाँ पर है। और विद्यालयों में बच्चों के श्रेणी विभाजन के वर्तमान आधार जो है आपको समझाने हैं। तो देखिए कक्षा में उसका इस प्रदर्शन कैसा है, ये 4 पॉइंटों में जो हम इसके श्रेणी विभाजन के मतलब पूरा समझा सकते हैं। ये 4 पॉइंट अगर लिख देते हैं तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 नंबर मिलते हैं। विद्यालयों में बच्चों के श्रेणी विभाजन के वैकल्पिक आधार, अभी देखना यहाँ पे कौन सा विभाजन है आपका, वैकल्पिक है, और यहाँ पे कौन सा है बच्चों में वर्तमान आधार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वैकल्पिक अलग होता है, इसका थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसमें मानसिक योग्यता, सामूहिक परिपक्वता, रुझान, ये सारी चीज़ें आती हैं, सामाजिक कार्य और कौशल विकास। इसके बाद में है पर्व यानी कि त्योहारों के आयोजन से विद्यार्थियों, विद्यालय और शिक्षकों वो क्या होता है, मतलब इनको कुछ लाभ पहुंचता है नहीं, या क्या महत्व है इनके लिए। तो यहाँ पर जो है आप सारे महत्व को पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं। सारे महत्व जो है त्यौहार के हैं, पर्व के हैं, विद्यालय, विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें पूछा गया गुरु नानक के जीवन से क्या शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो हमारे पास ये 5 शिक्षाएं उनके जीवन से प्राप्त होती हैं जिनको हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में है प्रार्थना सभा, प्रार्थना के उद्देश्य और प्रार्थना कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। तो प्रार्थना सभा को आप समझ लीजिए, प्रार्थना के उद्देश्य क्या होते हैं ये समझ लीजिए, और प्रार्थना कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका ये समझ लीजिए। तीनों अलग अलग लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। इसके बाद में विद्यालय में समय सारणी के उद्देश्य क्या होते हैं, जो विद्यालय में टाइम टेबल बनता है उसके क्या उद्देश्य हैं। तो 2 उद्देश्य तो आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद में बाकी के उद्देश्य जो है 3 से लेकर 9 पॉइंट तक यहाँ पर उद्देश्य हैं। आप जितने याद कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कितना याद करेंगे। विद्यालय में गणवेशन की आवश्यकता क्या है, ठीक है ना, सीधा सीधा गणवेशन मतलब आपका ड्रेस। तो ड्रेस कोड क्यों चाहिए ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और संस्था प्रमुख द्वारा विद्यालय का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब संस्था प्रमुख का मतलब है प्रधानाध्यापक या जो भी संस्था का संचालक है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उसके उद्देश्य जो बहुत सारे पॉइंट हैं मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं, आप आसानी से पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उद्देश्य हैं, छोटे छोटे उद्देश्य हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका संस्था प्रमुख की चुनौतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो चुनौतियों को भी आप जो है यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखा है, इसको डिस्क्राइब नहीं करना है, बस इतना लिख दोगे यही बहुत है। बाकी आप डिस्क्राइब करना चाहें तो डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद में संस्था प्रमुख की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सारी विशेषताएं आपके सामने हैं। संस्था प्रमुख की विशेषताएं जो आप देख रहे हैं ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आप इस विशेषता को आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेतृत्व की प्रभावी भूमिका के लिए संस्था प्रमुख और शिक्षक अपने आप को किस प्रकार तैयार करें। तो वो उनको तैयार, अगर नेतृत्व करना है, नेतृत्वकर्ता की प्रभावी भूमिका अगर उनको निभानी है तो उसके लिए या तो
प्रिंसिपल हो या अध्यापक कर्मी हो, उनके लिए ये सारे पॉइंट्स आवश्यक हैं। तो इनको आप थोड़ा सा देख लेंगे कि उसको कैसे तैयार करना है अपने आप को। तो इनको पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में जो है सॉल्यूशंस दिए गए हैं। यहाँ पर जो है शाला के विकास में संस्था प्रमुख की भूमिका, शाला यानी विद्यालय के विकास में संस्था प्रमुख यानी प्रधानाचार्य की भूमिका पूछी जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको भी पॉइंट लिखा है मैंने, प्लानिंग करना, ठीक है। और एफिशिएंसी इन एजुकेशनल फाइनेंस, वित्तीय कार्यकुशलता, ये सारी चीज़ें पॉइंट जो लिखी गई हैं इनको ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। इसके बाद में विद्यालय संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। तो विद्यालय संगठन के सिद्धांत जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाल केंद्रित सिद्धांत है, सामुदायिक केंद्रित सिद्धांत है, लोकतांत्रिक सिद्धांत है, और उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम सिद्धांत है, और लचीलेपन का सिद्धांत है। विद्यालय संगठन के सिद्धांत ध्यान रखना है थोड़ा सा क्वेश्चन को। इसके बाद में है आपका सर्व शिक्षा अभियान क्या है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने बताया था, नीचे हम चलेंगे डिस्कस करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसको आप समझ सकते हैं, इसके ऊपर निबंध लिख सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य पूछता है, तो लक्ष्य भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके उद्देश्य क्या है पूछता है, तो उद्देश्य भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो उद्देश्य भी आप पढ़ सकते हैं। एक बार आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो सर्व शिक्षा से कुछ भी पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं इसके हैं। इसके बाद जो है आपका संगठन शब्द की विभिन्न परिभाषा क्या क्या हो सकती है। तो 2-3 परिभाषाएं मैंने दे रखा है। संगठन शब्द को किसी के वर्ड्स में पूछता है कि भैया ये डेफिनेशन किसकी है, तो थोड़ा सा याद रख लेना। एक, प्रभावी संगठन के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, प्रभावी संगठन के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं लिखा है, मैंने केवल आपको सीधा पॉइंट दिया है। तो उसके ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसके क्या हैं, कार्य, किसके, प्रभावी संगठन के कार्य। एक अच्छा नेता होने के लिए किसी व्यक्ति में मौजूद गुण कौन कौन से होने चाहिए। अच्छा नेता, नेता ध्यान रखना, तो ये सारे गुण जो है एक अच्छे नेता के लिए हैं। इनको थोड़ा ढंग से याद करना, पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में संगठनात्मक संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछता है, मैंने तो लिख दिया निम्नलिखित, लेकिन यहाँ पूछेगा संगठनात्मक संस्कृति की विशेषताएं को उल्लेखित करें, वर्णन करें, लिखिए, कुछ भी लिखे इस तरह से। तो संगठनात्मक संस्कृति की विशेषताएं, बड़े ध्यान से ये पॉइंटों को पढ़ लो, ठीक है। यही इसकी विशेषताएं हैं, बहुत अच्छे विशेषताएं हैं, छोटे छोटे विशेषताएं हैं संगठनात्मक संस्कृति की। इसके बाद में है आपके छोटे से क्वेश्चंस, उनको देख लेते हैं। लॉर्ड मैकेले ओरिएंटल और पाश्चात्य विवाद के दौरान गवर्नर जनरल की परिषद के कानून सदस्य के रूप में कब भारत आए। तो ये आए थे 1834 में, ठीक है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के किसी बड़े गांव या कुछ छोटे गांव को एक इकाई मानकर किसका गठन किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का काम किया जाता है। ये एमसीक्यू है, ध्यान रखना। इसके बाद जो है आपसे सीधा सीधा पूछा गया है 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किस आयु किस आयु के सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। तो 6 से 14 वर्ष, 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम, ध्यान रखना। किस कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल को आमतौर पर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो 12वीं तक के विद्यालयों को, है ना। कौन सी कक्षा तक, 12वीं तक के। उसके बाद में आपका किन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक या निजी संगठनों को स्थापित किया जाता है। तो विशिष्ट, ठीक है। किन लक्ष्यों को, विशिष्ट लक्ष्यों को, ध्यान रखना, विशिष्ट लक्ष्यों को। इसके बाद में है किसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक समर्थन का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षकों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना, संगठनात्मक समर्थन का उपयोग। किसके अनुसार विद्यालय संस्कृति स्कूलों का एक सर्वव्यापी रूप है। विद्यालय संस्कृति स्कूलों का स्वरूप किसके अनुसार है, हिंड के अनुसार है ये स्वरूप। उसके बाद में नेतृत्व व्यक्ति के व्यवहार की गुणवत्ता है जिसे वह संगठित प्रयास में अपनी गतिविधियों के लिए लोगों का मार्गदर्शन करता है। यह परिभाषा जो है बर्नार्ड के ने दी थी। इसके बाद में स्कूली जीवन में हर गतिविधि किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये छात्रों के विकास में निभाती है। इसके बाद में क्या हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में मदद करता है। तो क्या है वो चीज़, तो हमारा वार्षिक दिन जो है ये हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में मदद करता है। स्कूलों की एक संस्कृति होती है जो निश्चित रूप से उससे उनकी अपनी होती है। यह किसने कहा था, तो ये वालर ने कहा था। और रूसो ने संगठनात्मक संस्कृति की कितनी बुनियादी परतों की पहचान की है। तो 5 परतों की पहचान की है।
अच्छा, अब आते हैं विद्यालय की प्रभावशीलता क्या होती है, इसको समझते हैं। तो देखिए, विद्यालय की प्रभावशीलता के बारे में मैंने आपको आराम से यहाँ पे लिख दिया है। विद्यालय की प्रभावशीलता में अध्यापकों की भूमिका भी पूछता है, तो विद्यालय की प्रभावशीलता में अध्यापकों की भूमिका क्या है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं। 3 पॉइंट में आप इसको समझा सकते हैं। 3 पॉइंट के 5 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मिल जाते हैं। इसके बाद में आपका विद्यालय प्रभावशीलता का शब्द व्यापक रूप से उपयोग किस दशक से किया गया, तो 1960 के दशक से। विद्यालय प्रभावशीलता किसके लक्ष्य प्राप्ति को के स्तर को दर्शाता है, तो विद्यालय के लक्ष्य प्राप्ति के स्तर को दर्शाता है। प्रभावी विद्यालय के विभिन्न लक्षण या विशेषताएं, दोनों चीज में से कुछ भी पूछे, ध्यान रखना, प्रभावी विद्यालय के लक्षण या विशेषताएं कुछ भी पूछे तो आप जो है ये पॉइंट लिखेंगे। सारे आंसर्स आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं, पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इसमें से 5-6 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। 5-6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छी तरीके से सही सही तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए स्पष्ट, और इसके भी पॉइंट और हैं, तो मैंने यहाँ सारे पॉइंट लिख दिए हैं। आपको जितने पॉइंट याद हो सकते हैं, आसान लगते हैं, उनको ही याद करें। ऐसा नहीं है कि लाइन से याद करें, आपको जो पॉइंट ईजी लगता है याद करने में उसको करिए। किसी मोटे तौर पर अल्पकालिक किसे मोटे तौर पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति से जोड़ा जा सकता है, तो प्रभावशीलता को जोड़ा जा सकता है। कैसे शिक्षण वातावरण में, यहाँ पे शिक्षणा है ना, तो शिक्षण है ये, कैसे शिक्षण वातावरण में छात्र अपने साथियों और शिक्षकों से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आंसर हो जाएगा छोटे शिक्षण वातावरण में। राष्ट्रों और समाजों के विकास में किसकी भूमिका निर्विवाद रूप से गहरी है, तो वो स्कूलों की जो है निर्विवाद रहते हैं। और किसे शिक्षण के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है, तो उसको हम मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में है विशिष्ट उपयोग शिक्षण और सीखने के कार्यक्रमों की योजना बनाने और छात्र की प्रगति का आकलन करने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है, तो मानकों का, ठीक है। इसके बाद में है आपका विशिष्ट मानकों की छात्र समझ को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशात्मक उपकरण क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बेंचमार्क। इसके बाद में है आपका विद्यालय प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। विद्यालय प्रबंध की विशेषताएं पूछ रहा है, तो ये पॉइंट्स आपको लिख देने हैं प्रबंध में, ठीक है। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर, आराम से देख लीजिए, पूरा का पूरा जो है ये आंसर है आपका, है ना। अब आते हैं आगे। विद्यालय प्रबंध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों से प्राप्ति के लिए समन्वय कराता है। यह परिभाषा जो है हेराल्ड कीजन की है। इसके बाद में विद्यालय प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं, कार्य पूछता है भाई, तो कार्य को जो है देखो, नियोजन करना, संगठन करना। नियोजन अलग से पूछता है, कभी नियोजन क्या होती है, कभी पूछता है संगठन को समझाइए, कभी पूछता है निर्देशन को समझाइए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको समझ लेना है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका डायरेक्शन हो गया। इसमें भी 3 होते हैं, संप्रेषण, नेतृत्व और प्रेरणा। चाहे तो आप इसको लिखें, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद में कंट्रोल आ जाता है, नियंत्रण करते हैं, फिर समन्वय कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं, और उसके बाद में मूल्यांकन एवोल्यूशन या असेसमेंट कराते हैं। तो मूल्यांकन भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपका जो है ये सारी डेफिनेशंस बनती हैं। मूल्यांकन पूछे तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, समन्वय पूछे तो ये लिख सकते हैं, कंट्रोल पूछे तो ये लिख सकते हैं, आप डायरेक्शन पूछे, ऑर्गेनाइजेशन पूछे, इनको लिख सकते हैं। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो लिखना और एक ना लिखना बहुत फ़र्क पड़ता है, एक 0 और एक 100। तो आपको समझना है कि आपको 0 रहना है या 100 रहना है। प्रबंध प्रक्रिया का अति महत्वपूर्ण सोपान जो है वो मूल्यांकन होता है। नेता का कार्य लोगों का नेतृत्व करना और लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट शक्तियों और ज्ञान का उत्पादक बनाना है। यह कथन जो है श्री ड्राइवर यानी ड्रकर का है, सॉरी ड्राइवर बोल रहा हूँ, ड्रकर का है। और प्रशासनिक नेतृत्व के कितने अंग होते हैं, तो इसके 2 अंग होते हैं, ठीक है। और रणनीतिक नेतृत्व किसके भविष्य के बारे में सोचता है, तो ये संगठन के भविष्य के बारे में सोचता है। इसके बाद में मैडलिन कार्टर ने सहयोगी नेता के कितने गुण बताए हैं, तो मैडलिन कार्टर के द्वारा 5 गुण हैं इसके। नेता संगठन में अपने स्तर पर परिवर्तन के लिए किससे के रूप में कार्य करते हैं, तो वो वकील के रूप में कार्य करते हैं नेता संगठन में, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम जो है ये कब से किया जा रहा है, सीधा सीधा कार्यान्वयन कब से किया जा रहा है, तो 2000 से 2001 से, ठीक है। यानी कि ऐसे लिखते हैं ना 2000 और 2001 ऐसे लिखते हैं ना हम एग्जाम में, तो वो उस समय से चल रहा है। 2000 में लागू किया होगा और फिर इसको 2020-21 बोल दिया होगा ना, इस तरह से। 2000 और 2021, एक सॉरी 0 कर दीजिए, इसको 1 लिख दीजिए, माई मिस्टेक। अब यहाँ पे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी
प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम कितने हवादार कमरे बरामदे के साथ होने चाहिए? तो कम से कम 2 होने चाहिए, ये रूल है। ठीक है। हम शिक्षा में समानता के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर किसके समान होता है? तो निष्पक्षता के समान होता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में पूछता है भाई क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो कैसे भी पूछे, क्या है, कैसे है, ये है, वो है, तो इस इन पॉइंट को थोड़ा पढ़ लेना भैया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से कुछ भी पूछे, इन पॉइंट्स के हिसाब से लिख सकते हो सीधा सीधा। ये पूरा का पूरा आंसर जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है उसके बारे में है। ठीक है, तो ये पूरा हेडलाइन है, ये हेडलाइन है यहाँ पे लिखा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। किसकी सरकार की योजना है ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें सब आंसर्स के साथ में आपको मिलते बहुत चीज़ें हैं, आप पढ़ते नहीं हो ध्यान से, अंडरलाइन नहीं करते कि भैया ये किसकी योजना है, कब लागू हुई थी, किसके द्वारा लागू हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको जरूर पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसमें लाभ क्या है, हानि क्या है, कुछ भी दिया होता है तो उसको नोटिस करा करें। मध्य प्रदेश की लाडली योजना के बारे में अगर पूछ ले कि इसके बारे में वर्णन करिए समझाइए तो भी आपको आना चाहिए। तो बेटी बचाओ तो है ही, लाडली योजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके उद्देश्य पूछ लेता है, ठीक है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपका इसको अगर आप लिख देते हैं, इतना भी लिखते हैं तो भी बहुत है, ठीक है ना, 3-4 नंबर आराम से मिल जाते हैं। बेटी बचाओ, और आपको ज़्यादा पढ़ना है तो बुक से आप देख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिकाओं के लिए किसकी योजना है ये? तो ये अभी अभी हमने देखा राज्य सरकार की है। ऊपर आप देखोगे तो मैंने अंडर, यहाँ पे राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार है ना, तो ये केंद्र सरकार की है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहाँ कर लोगे, मैंने गलत लिख दी, क्या दिक्कत है, हम सही करेंगे ना, केंद्र सरकार, क्योंकि ये प्रधानमंत्री योजना है ना, तो केंद्र सरकार आएगा। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। अच्छा, अब हरियाणा सरकार द्वारा समाज में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो वहाँ पे जो मध्य प्रदेश की योजना जो है वो क्या है? लाडली योजना है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की योजना क्या है? लाडली योजना है। और हरियाणा सरकार की योजना भी लाडली योजना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मध्य प्रदेश की लाडली योजना अलग है, हरियाणा की अलग है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सकारात्मक कक्षा प्रबंध के लक्ष्य क्या होते हैं? कक्षा प्रबंध के लक्ष्य पूछे ना तो भी लिख देना, सकारात्मक पूछे तो भी लिख देना। देखो दोनों पॉइंट में बता रहा हूं मैं आपको, तो ये सीधा सीधा 10 पॉइंट तो आपके सामने हैं, देख सकते हो। इसके बाद आ जाइए, और भी पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो 11 पॉइंट शामिल कर सकते हो। सकारात्मक कक्षा प्रबंध का महत्व, अब कभी कभी क्या होता है कक्षा प्रबंध का महत्व बताइए तो भी आप लिख सकते हो, और सकारात्मक जोड़ देगा तो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे महत्व हैं इसके। इसके बाद में आ जाइए, छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं? तो रचनावाद का सिद्धांत है। किसके अनुसार अनुशासन अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो यादव और टी लक्ष्मी के अनुसार। ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में किसके अनुशासन को एक शिक्षाप्रद आदेश के रूप में परिभाषित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा विलियमसन ने, ठीक है। और उसके बाद में यह किस प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है? तो उस समय कहा था राजीव गांधी ने। देख लो अभी तक जो है उसमें सुधार होते चले आए हैं। केंद्र प्रायोजित शिक्षक शिक्षा की योजना कब शुरू की गई? तो 1987 में की गई थी। सन 1992 में कितने डाइट की स्थापना की मंजूरी मिली थी? तो 366 डाइट की स्थापना की मंजूरी मिली थी। किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशें के तहत शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थाओं की स्थापना हुई? तो 1986 में की गई थी। उसके बाद में किस वर्ष की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो? तो 1986 की थी। और उन्नत अध्ययन संस्थाओं की तरफ से किसकी उच्च शिक्षा का प्रबंध किया जाता है? तो सेवारत शिक्षकों की उन्नत अध्ययन संस्थाओं की तरफ से। उसके बाद में आपका कब बहुत सारे डाइट की स्थापना को मंजूरी मिली? बहुत सारे डाइट्स की स्थापना जो है 1988 में मिल गई थी। और कौन सा? फरवरी और मार्च के मध्य का टाइम था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को अपनाने के बाद किस स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों का पूर्ण गठन करने हेतु जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की योजना बनाई गई थी? तो ये जिला स्तर पर, ठीक है। किस स्तर पर बनाई गई थी? तो देखो यहाँ पे किस स्तर पर। इसके बाद में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय को अनुदान अनुमोदित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन कब किया? तो गठन किया था 1945 में, आजादी से पहले भी, देख लो। उसके बाद में है आपका भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
तो ये करा था 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है एनसीईआरटी की 1961 में हुई थी। क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब कब अस्तित्व में आई। ठीक है, यहाँ पे कब लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कब अस्तित्व में आई। तो ये 1985 को अस्तित्व में आई, 17 अगस्त का दिन था। किस मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना है, किस मूल उद्देश्य। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का। ठीक है, तो यहाँ पर किस परिषद का मूल उद्देश्य होना चाहिए ना, तो यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान रखना। किस परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना है। तो इस शिक्षा परिषद का, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का। और अंतिम प्रश्न मैं दिखा रहा हूं, इसके बाद प्रश्न खत्म हो गए। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना विभिन्न राज्यों में कब की गई थी। तो 1960 के मध्य जो है कर दी गई थी राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना विभिन्न राज्यों में। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले हैं ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं फिर आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आए कुछ ना कुछ आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और जो आपने पढ़ा है उनको भी रिवाइज ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसा ना हो कि आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ पाएँ, तो ऐसा पॉसिबल ना हो पाए। इसीलिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसके लिए तो आपको समय भी बहुत मिला है, तो इसको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करिए, क्योंकि 2 दिन का गैप मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ इन क्वेश्चन को तैयार करने के अलावा जो आपने पढ़े हैं उनको भी तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।